और आज हम उपस्थित हुए हैं यहाँ सुपर टेट के लेक्चर नंबर 3 के साथ। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने जो है काल विभाजन और नामकरण की चर्चा की और अलग अलग कालों का नामकरण कैसे हुआ, समय की चर्चा भी की, नामकरण की चर्चा की। आज हिंदी साहित्य के पहले काल के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है आदिकाल। आप जानते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया नाम है और यही इसका सर्वमान्य नाम है। इसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। ठीक, अब आइए एक चीज ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह काल मुंज और भोज के समय से प्रारंभ होता है। यह काल किसके समय से प्रारंभ होता है? मुंज और भोज के। मुंज और भोज जो है ये शासक भी थे और प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, तो मुंज और भोज के समय से यह काल प्रारंभ माना जाता है। देखिए ये कोई विभाजन नहीं, हमने आपको पढ़ाने की सुविधा की दृष्टि से आदिकाल को 3 भागों में बांट दिया है। नंबर 1 है रासो साहित्य, दूसरा है धार्मिक साहित्य और तीसरा है इन दोनों के अलावा जो अन्य रचना या रचनाकार हैं। तो आइए दोस्त हम पहली चर्चा करते हैं रासो साहित्य की और ये देखते हैं कि रासो साहित्य किसे कहते हैं, रासो साहित्य का अर्थ क्या है। तो दोस्त एक बात याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी आपसे, आदिकाल में वीर रस प्रधान रचनाओं की प्रधानता रही है और इन्हीं वीर रस प्रधान रचनाओं को ही रासो साहित्य कहा गया। तो आदिकाल में वीरता प्रधान साहित्य को रासो साहित्य कहा जाता है। इसके रचयिता चारण कवि हैं। मैंने बताया था कि राजा के दरबार में जो कवि उनकी जो है कार्यों का चढ़ा बढ़ाकर वर्णन करते थे उन्हें चारण कवि कहा जाता था और उन कवियों के द्वारा ही लिखे गए ग्रंथों को रासो साहित्य कहा गया है। प्रमुख रासो साहित्य निम्न है। आइए हम इस काल के मुख्य रासो साहित्यों की चर्चा करते हैं दोस्त। सबसे पहला जो रासो साहित्य है वो है पृथ्वीराज रासो। पिछली बार यह क्वेश्चन आया, यहां से प्रश्न आया है, पूछा गया है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है, आप देख ही लिए हैं ना। और दोस्त एक बात आपसे और विश्वास दिलाना चाहूंगा, पिछले साल के आए प्रश्नों को देखिए, वीडियो को देखिए, मैं विश्वास से कहता हूं कि जिस तरह के जितने पैटर्न पर जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर चीज यहाँ आपको आपके स्टैंडर्ड की मिल जाएगी। ठीक है, ना बहुत डीप जा करके ना बहुत सामान्य बातें, आपके लेवल पर प्रयास किया जाएगा कि सारे प्रश्न कवर हो जाए। तो चलिए पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के कवि का नाम है चंदबरदाई और पृथ्वीराज रासो के नायक हैं पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान जी। इसकी नायिका है संयोगिता, जो कि जो है उनकी ये जो है उस समय पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कथा ही इस काव्य का मुख्य विषय है। लेकिन इसके उत्तर भाग में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुए तराइन के युद्धों का वर्णन भी है, जिस युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित किया जाता है दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा और पृथ्वीराज को कैद कर लिया जाता है। जब पृथ्वीराज कैद हो जाते हैं तो यह पुस्तक अपने पुत्र जल्हण को दे करके चंदबरदाई पृथ्वीराज को बचाने चला जाता है और कहा जाता है कि इस पुस्तक को पूरा किया था चंदबरदाई के पुत्र जल्हण ने। ठीक, इसका जो है तो इसमें वीर रस और श्रृंगार रस है, जैसा आपने देख ही लिया। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कथा जो है वो वीर रस श्रृंगार रस प्रधान है और पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था वो सब जो है आपका वीर रस प्रधान है। विभाजन समय, अब आपको ये चीज लग रही होगी कि ये क्या है। देखिए दोस्त, आप किताब खरीदते हैं, आपकी किताब में लिखा होता है पाठ 1, चैप्टर 1, अध्याय 1 ना, उसी तरह से विभाजन का मतलब इसे किस में विभाजित, तो जैसे आपकी किताब पाठ में विभाजित होती है या अध्याय में विभाजित होती है या चैप्टर में विभाजित होती है, उसी तरह से इसका विभाजन समय में किया गया और इसमें कुल 69 जो है इसमें 79 जो है इसमें 69 समय 69 और 79 का कंफ्यूजन तो आप सर्वविदित जानते ही हैं। तो इसमें कुल 69 समय हैं, 69 समय है इसमें, अर्थात आप चैप्टर वाइज कह सकते हो तो ये कह सकते हैं कि इस किताब में कुल 69 पाठ हैं। ठीक, एक चीज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी ने अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य
और चंद बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहा है। तो यहाँ एक प्रश्न आपसे और चर्चा करता चलूं, कंफ्यूजन न बने कल को दिमाग में। ध्यान रखना दोस्त, अगर आपसे पूछता है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है तो पृथ्वीराज रासो, लेकिन अगर पूछता है खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है तो प्रिय प्रवास। जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई और प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी। ठीक, तो इस तरह से दोस्त इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए आइए अब चलते हैं दूसरे रासो ग्रंथ की ओर, जिसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो नाम से कम आप लोग इसको पहचानते हैं, लेकिन आल्हखंड के नाम से सब इसे जानते हैं, आल्हखंड। ठीक है, इसमें कवि इसके हैं जगनिक, नायक है आल्हा और उदल, रस है वीर रस। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी सी इसकी चर्चा आपसे करें तो इधर जो हमारा बुंदेलखंड और एमपी का क्षेत्र लेकर के है मैहर देवी के मंदिर के क्षेत्र तक का, वो क्षेत्र में दो वीर सामंत थे। ये राजा नहीं थे, ये राजाओं के अधीन सामंत थे। एक का नाम था आल्हा और दूसरे सामंत का नाम था उदल। दोनों लोग अपनी वीरता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे और इस परमाल रासो में इन्हीं आल्हा और उदल के वीरता की कहानियों का वर्णन किया गया है। और आप लोगों को एक बात बताता चलूं मित्र, सर्वाधिक लोकप्रिय रासो ग्रंथ यदि आपसे में भी पूछ ले कि सबसे लोकप्रिय रासो ग्रंथ कौन सा है तो आल्हखंड या परमाल रासो। आप लोग देखते होंगे पृथ्वीराज रासो अपने रूप में बड़ा है, महत्वपूर्ण है, सब है, लेकिन सबसे चर्चित रासो ग्रंथ अगर कोई है, लोकप्रिय कोई है तो वो है परमाल रासो। गांव गांव में इसका पाठ किया जाता था। आल्हा का जो है अब तो लोक विधाओं पर थोड़ा सा कम प्रभाव है, लोक विधाओं का प्रचलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ये डिस्को डांस वाले म्यूजिक के आगे, लेकिन आज भी गांवों में जो है आल्हा की परंपरा बनी हुई है। तो इसमें वीर रस में अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से या ये कहिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए आल्हा और उदल नामक दो वीर सामंतों की कहानियां कहा गया है। ठीक, हम लोग बचपन में खूब आल्हा आप लोग भी सुने होंगे। तो इस तरह से ये सबसे लोकप्रिय रासो ग्रंथ है, जगनिक इसके कवि है और इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सामंतों की कहानी है। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है वो है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो लिखा है नरपति नाल्ह नामक कवि ने। इसके नायक विशलदेव हैं। इतिहास में विशलदेव नाम का कोई शासक नहीं हुआ था, तो लोगों को लगा कि ये विशलदेव कौन आए, तो इतिहास में एक अत्यंत प्रसिद्ध शासक हुए हैं विग्रहराज। तो लोगों ने ये मान लिया कि विशलदेव का मतलब है विग्रहराज। नायिका इसकी राजमती है और रस इसमें श्रृंगार रस है और स्पेशली वियोग श्रृंगार। अब दोस्त देखना, यहाँ एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने निकल कर आता है, वो यही प्रश्न है, क्या एकमात्र ऐसा रासो ग्रंथ है जो केवल श्रृंगार प्रधान है? क्योंकि रासो कहते ही वीरता का भाव मन में आ जाता है, वीर रस निकलकर सामने आता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा रासो ग्रंथ है जो श्रृंगार पर। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, वही कई बार पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में, जहां भी हिंदी साहित्य समाहित होगा कि वह कौन सा रासो ग्रंथ है जो श्रृंगार प्रधान है, तो सीधे सीधे वो है हमारा विशलदेव रासो जो श्रृंगार प्रधान रासो ग्रंथ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जरूर दिमाग में रखें। दूसरी चीज, इसमें जो है राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी कहावत कही जाती, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज की पुत्री है राजमती और राजमती का विवाह विग्रहराज से होता है। विवाह की पहली रात में जो है विग्रहराज अपने कार्यों का चढ़ा बढ़ाकर अपने राज्य का वर्णन, मेरे पास ये है वो है, तमाम बातें करते हैं। तो राजमती कहती है आपके पास सब तो है पर नमक की झील नहीं है। इस बात पर विग्रहराज राजमती से गुस्सा होते हैं और राज्य छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं जब मैं नमक की झील ले लूंगा तभी मैं लौटूंगा। और तब राजमती को उनका वियोग होता है और इस तरह से यह पूरा ग्रंथ वियोग श्रृंगार प्रधान है। अंत में विग्रहराज वापस आते हैं और राजमती और जो है विग्रहराज का मेल होता है। तो इस तरह से दोस्त राजमती और विग्रहराज के विवाह, उनके बिछुड़ने और उनके पुनर्मिलन की पूरी कथा इस साहित्य इसमें जो है वर्णित है। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि यह एक ऐसा रासो ग्रंथ है जो श्रृंगार प्रधान है, इसमें वीरता की बात नहीं की गई है। अब एक बात और ध्यान रखिए, एक और रासो ग्रंथ है हम्मीर रासो, इसके रचयिता हैं सारंगधर। तो ये भी याद रखिएगा, हम्मीर रासो की रचना किसने की? सारंगधर ने। अब ये रासो साहित्य, इतने ही प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। चलिए चलते हैं आदिकालीन भक्ति साहित्य की ओर और देखते हैं मेरे दोस्त कि आदिकाल के भक्ति साहित्य में जो है
तीन तरह के मुख्य साहित्य, तीन भक्ति की धाराएं आदिकाल में प्रवाहित हो रही थी, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो आइए हम एक एक का क्रम से वर्णन करेंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले सिद्ध साहित्य। देखिए मैंने तमाम मैटर शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया जो मैं व्याख्यायित कर दूंगा और दिमाग में रखिए। बौद्ध धर्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिंदू धर्म का ही एक सुधारवादी आंदोलन था बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने जो है हिंदू धर्म की विकृतियों को दूर करने के लिए कुछ सुधारवादी कार्य किए, जिसको बाद में एक अलग से राजनैतिक रूप देकर एक अलग से धर्म मान लिया गया। खैर जाने दीजिए, चलिए चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म सबसे पहले विभाजित हुआ महायान और हीनयान, दो शाखाओं में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म का जो सबसे पहला विभाजन हुआ वो महायान और हीनयान में हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि महायान को भी दो भागों में बंट गया। महायान भी आगे चलकर दो भागों में बटा, सहजयान और वज्रयान, सहजयान और वज्रयान। और इसी वज्रयान की परंपरा में सिद्ध आते हैं, इसीलिए सिद्धों को वज्रयानी सिद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्त अगर हम अब टोटल इस प्रकाश में इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध महात्मा बुद्ध की परंपरा में ही है, बौद्ध धर्म की परंपरा में है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा, महायान आगे चलकर वज्रयान और सहजयान में बटा, और वज्रयान की अगली परंपरा में सिद्ध आते हैं, ये वज्रयानी सिद्ध भी कहलाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय तक आते आते, सिद्धों तक आते आते बौद्ध धर्म इतना विकृत हो गया था कि इसमें मांस, मदिरा का सेवन, जादू टोना, झाड़ फूंक, ये सारी चीजों का समावेश हो गया था। और इस तरह से बौद्ध धर्म में ये लोग, धर्म में केवल नाम के धर्म था, बाकी सब इसमें विकृतियां समाहित थीं। प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा। तो सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कण्हपा, ये सब जो है प्रमुख सिद्ध कवि हैं। और आप इसमें एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, सबके नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा हुआ है। पा का मतलब होता है पाद, पाद माने पैर, लेग, चरण, ठीक है। तो पा का मतलब पाद या चरण होता है। और जितने भी सिद्ध कवि हैं सब अपने साथ यह उपाधि जोड़ते थे, ठीक। अब आइए इसमें हमें एक कवि की चर्चा करनी है, सरहपा की। सरहपा का अन्य नाम सरोज वज्र या राहुल भद्र या सरहपाद भी है। तो सरहपा को ही सरोज वज्र या राहुल भद्र या सरहपाद भी कहते हैं। आदिकाल के सबसे प्रथम सिद्ध कवि हैं सरहपा। समय है 769, 769 ईस्वी, ठीक है। सरहपा को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी गया है, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहपा है। हिंदी का पहला महाकवि कौन है? ठीक है, हिंदी का पहला महाकवि है जो है चंदबर दाई। और हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहपा, ठीक माना जाता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। रचना इनकी है दोहा कोश न, जो कि कोई प्रबंध काव्य नहीं है, फुटकल दोहों का संग्रह है, ठीक। एक चीज याद रखिएगा, सरहपा को हिंदी का पहला कवि तो माना जाता है, लेकिन चूंकि इनकी रचना दोहा कोश कोई मुक्त प्रबंध काव्य नहीं, एक मुक्तक काव्य है, इसीलिए दोहा कोश को हिंदी की पहली रचना नहीं माना जाता, बल्कि इनके स्थान पर देवसेन की रचना है श्रावकाचार। देवसेन के श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। तो हिंदी के पहले कवि हैं जो है सरहपा, और हिंदी की पहली रचना है श्रावकाचार, ठीक। अच्छा, सबरपा की रचना का नाम है चर्यापद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर दिमाग में रखना चाहें तो रख सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न जरूर दिमाग में रखिएगा मित्रों। जितने भी सिद्ध हुए हैं उसमें लुईपा का स्थान सबसे प्रमुख है। लुईपा को सबसे चर्चित सिद्ध रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध रहे हैं, और इनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता की बात काफी हद तक कही गई है। तो ये रहा हमारा आदिकालीन रासो साहित्य और सिद्ध साहित्य। अगले वीडियो में हम इस काल को समाप्त करेंगे, जिसमें हम जैन साहित्य की चर्चा करेंगे, नाथ साहित्य की चर्चा करेंगे और